बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FVIC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024 और इसमें हम 2016 का सप्लीमेंट्री सेकंड पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन बी को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में और इसमें हम जो है वो सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। जो न्यू क्वेश्चंस हैं या स्लाइड चेंज के साथ आए हैं उनको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3A, व्हाट एक्सप्रेशन डिड बोहर डिराइव फ्रॉम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ रिपीट हुआ है। Question number 3B, define the following specific rate constant and order of reaction. Order of reaction as it is repeat हुआ है। अब specific rate constant basically हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो K होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारे पास जो रेट लॉ इक्वेशन होती है उसमें ये जो K है दिस इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हमने कैसे जो है वो अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले हम रेट लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर विच इज़ डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, यानी हमने इसी चीज़ को जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, ये देखें, rate of a chemical reaction is directly proportional to the molar concentration of the reactants each raised to the power which is determined experimentally। मीन्स कि जो x है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसको लिखेंगे यानी एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन होता है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास एक जर्नल रिएक्शन है A + B गोज़ टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू K A पावर x b पावर y। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो आ गया है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें k को हमने बताना है। वेयर k इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज़ नोन एज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड द एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड एज रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशंस 1 मोलर ले लेते हैं तो हमारे पास रेट जो है वो K के इक्वल हो जाता है। ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू K। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। द रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3C, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सम हाइड्राइड्स आर गिवन। ठीक है, और इनका आपने रीज़न बतानी है। suggest the reason for the difference in their boiling point in terms of intermolecular forces present in them। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5th एंड 6 का बॉइलिंग पॉइंट का जो टॉपिक है वो आ गया है। ठीक है, तो इसमें अगर वैसे आ जाए तो आपने इसमें जो ग्राफ बना होता है वो भी ड्रॉ करना होता है। अगर वो टॉपिक इस तरह से आ जाए कि हाउ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5th एंड 6 वेरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सप्लेन इट, यानी पूरा का पूरा लिखने के लिए आ जाएगा। तो उसका आपने फिर ग्राफ भी ड्रॉ करना है, अपनी बुक से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ रीज़न मांगी हुई है। ठीक है, तो आपने सिंपल देखना है। तो ग्रुप 4 जो है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, पोलर। तो हमने इस तरीके से इसको जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन इज अ हाइड्राइड ऑफ 4th group. It is non-polar molecule having weak London dispersion forces, so it has a low boiling point of 109 Kelvin. अब बाकी दोनों तो पोलर हैं तो उनको इकट्ठा ही हम लिखेंगे कि अमोनिया एंड वाटर आर द हाइड्राइड्स ऑफ 5th and 6th groups and these are polar molecules having hydrogen bonding between their molecules, so their boiling points are higher than methane। अब हमने दोनों का बता तो दिया कि वो पोलर भी हैं और उनके दरम्यान में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अब हमने उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया कि वाटर का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और अमोनिया का कम है, तो वो हमने लास्ट में कंपेयर करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन अमोनिया बिकॉज अमोनिया कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, with the neighboring molecule as it has only 1 lone pair on the nitrogen atom, whereas water can form 2 hydrogen bonds per molecule। यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ एट अ टाइम शो करता है। लेकिन जो है वो अमोनिया जो है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ वाटर के अंदर क्या है कि इट हैज़ 2 लोन पेयर्स ऑन दी ऑक्सीजन एटम।
तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ भी करना है। देखें ये प्रॉपरली आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है शो कर रहा है विद इट्स 2 लॉन पेयर्स, लेकिन नाइट्रोजन जो है, अमोनिया जो है वो अब आपके पास एक ही लॉन पेयर है, तो वो नेक्स्ट के साथ एक ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। इसको आपने शो भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3D, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एट STP, व्हाट आर द फिजिकल मीनिंग्स ऑफ दिस वैल्यू। अभी जो जनरल गैस कांस्टेंट है इसकी 3 वैल्यूज़ आपने पढ़ी हुई हैं, 0.0821 भी है, 8.314 भी है, ठीक है, 6200 जो है वो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है, यानी ये जो सिस्टम इंटरनेशनल या STP पे ये कैलकुलेट करने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में 2016 के पेपर में आपने जो है वो कैलकुलेट कर ली थी। तो अभी जो स्लाइड चेंज के साथ जो आया है वैल्यू ऑफ R, तो इसलिए मैंने इसको पर्पल में लिखा है, ठीक है। यानी वहाँ पर 2016 3 के पेपर में आपसे ऐसे यूनिट्स में पूछा और यहाँ पर STP में पूछ लिया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस जो है वो 22.414 dm³ ऑक्यूपाई करता है, प्रेशर 1 atm होता है, मोल्स 1 हैं, ठीक है, और टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में करते हैं तो 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन जाता है, ठीक है। तो R को आपने कैलकुलेट करना है, तो अब आपने PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है, इसको n के लिए अरेंज कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा PV/NT, ठीक है। तो इसमें आपने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली इसमें तो आपको जो है वो जो यूनिट्स नज़र आ रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वो जो आपके पास एक और है 8.314 इसकी वैल्यू आती है SI यूनिट्स में, ठीक है, उसके यूनिट्स हैं जाउल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और जाउल आपको पता है कि एनर्जी का जो है वो यूनिट है, ठीक है। तो अब ये फिज़िकल मीनिंग इस R वैल्यूज़ के क्या बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ आप देख लें। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इन सिंपलर टर्म R इज़ द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री और केल्विन और 1 सेल्सियस। यानी ये हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें गैस फिल की हुई है, हमने समझे, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस जो है वो फिल की हुई है, ठीक है, फॉर अ मोल ऑफ अ गैस 1 मोल ऑफ अ गैस हमने फिल की हुई है। अब इसका टेम्परेचर जो है समझें कि अगर 30 है, 30 से 31 केल्विन लेकर जाने के लिए या 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर जाने के लिए, यानी 1 डिग्री इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है वो हमें ये वैल्यू ऑफ R बता रही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ R हमें ये बता रही है कि कितनी एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री और सेल्सियस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, ठीक है, हर गैस का अपना ये एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, हर रिएक्शन के लिए, ठीक है। if it's a fundamental constant that helps us to relate the pressure, volume and temperature of a gas। हर रिएक्शन के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक कंडीशन के लिए इनकी वैल्यू सेम होती है R की, ठीक है, यानी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे R की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का A, कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये देखिए, वैसे तो आपने लेटेस्ट एनर्जी का जो बॉर्न हाइब्रिड साइकिल होता है उसकी इक्वेशंस लिखना, उसका बॉर्न हाइब्रिड साइकिल ड्रॉ करना, ठीक है, और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना, ये आपने ऑलरेडी सीख लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो डाटा दिया हुआ है कि ये पूरा डाटा दिया हुआ है और इससे आप ना ज़रा लेटेस्ट एनर्जी कैलकुलेट करें। तो देखें यहाँ स्टूडेंट को अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो वो उसको क्या पता चलेगा ये किस चीज़ की एनर्जीज पड़ी हुई है, ठीक है। आपने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल सीखा हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, पोटेशियम और ब्रोमीन डायरेक्टली रिएक्ट करके तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि ΔHF है, ठीक है। फिर ये सॉलिड से गैशियस में जा रहा है तो ये हमारे पास सब्लिमेशन है, ये गैशियस से आयंस में जा रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रोमीन जो है वो मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल से एटम में जा रहा है तो
ये एटमाइजेशन है, ठीक है, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। और ये यहाँ पे ब्रोमीन गैशियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। तो ये जब इनकी वैल्यूज़ आपको पता होंगी तो आप इजीली जो है वो फॉर्मूला में पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ दी स्टेप्स 5 स्टेप्स गिव द ओवरऑल डिज़ायर्ड रिएक्शन। पहले यानी जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, हम ये बता रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को ऐड करेंगे तो हमें हमारी डिज़ायर्ड रिएक्शन की इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है। सो द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी चेंजेस गिव द ओवरऑल एनर्जी चेंज। और अगर हम इनकी एनर्जी चेंजेस को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आ रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन होती है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली इन तमाम के इक्वल होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि हमने बॉर्न-हाइबर साइकिल में ये पढ़ा था। अगर एक रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली ए से बी में जा रहा है तो वो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो अगर वो डिफरेंट स्टेप से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू ऑल दी स्टेप्स। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड देन लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली लैटिस एनर्जी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाकी एनर्जीज को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन से माइनस कर लेंगे। अब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -673 किलो जूल्स पर मोल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4th का डी, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन, स्टेट वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का एज इट इज़ रिपीट होता है, ठीक है। यानी नाइट्रोजन का आपने 2014 के फर्स्ट पेपर में जो है वो प्रिपेयर किया था, और इसका जो है वो आपके पास 2 पेपर्स में ऑक्सीजन का रिपीट हुआ है, ये इसमें भी आ गया, 3rd में भी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th का ए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है वो बहुत इजी है, बस 3 इक्वेशंस इसकी ऐसी हैं, 3 या 4, जो मैं आपको अलग से भी एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगी कि जिसमें रिएक्टेंट को डबल करना होता है, वही इंपॉर्टेंट है, वही हायर ऑर्डर न्यूमेरिकल सॉरी इक्वेशन है, और वही पेपर में पूछी जाती है। नॉर्मल जो है वो बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो एज इट इज़ रिपीट हुई है, क्योंकि 2014 के सेकेंड पेपर में यही इक्वेशन आई हुई थी, क्योंकि इसमें ब्रोमीन को डबल करना होता है और इसको बैलेंस करना होता है, तो ये अच्छे से बैलेंस नहीं होती स्टूडेंट से। तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज ज़रूर कर दूँगी आपके साथ, क्योंकि स्टेप नंबर 3 और 4 जो है उसमें आपने देखना है कि आपने कैसे करना है। बाकी इजी हैं, 5 स्टेप्स में से स्टेप 3 और 4, ठीक है। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स, ये तो आपने इजीली कर लेना है, ठीक है, ऑलरेडी आपने समझा हुआ भी है। देन आपने इसमें से देखना था कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। ब्रोमीन जो है वो कहाँ से 0 से -1 में भी जा रहा है और 0 से +5 में भी जा रहा है, ठीक है। तो एक ब्रोमीन है रिएक्टेंट में और वो आगे 2 जगह अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, तो इस वजह से हम ब्रोमीन को 2 टाइम्स लिखेंगे। सेकंड हमारा स्टेप है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ब्रोमीन जो है वो 0 से -1 में भी जा रहा है, 0 से +5 में भी। सो ब्रोमीन राइट ब्रोमीन ट्वाइस इन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हमने ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्रॉ द ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज, ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब हमने इक्वेशन लिख दी है और उसकी जो यानी जिसकी सिंपल उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है जो चेंज शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी 0 से -1 में हमने ये शो कर दिया है। अब हमने क्या है कि सिर्फ रिएक्टेंट्स में देखना है कि रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके जा रहा है। अब प्रोडक्ट में हमने उसको बैलेंस नहीं करना, अभी बैलेंसिंग वाला स्टेप नहीं है, अभी सिर्फ क्या है ड्रॉ द ब्रिज, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, बस, ठीक है। तो वो हमने इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली ही ड्रॉ करने हैं, हमने प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, हम सिर्फ रिएक्टेंट्स पे काम करें। तो एक ब्रोमीन जो है वो -1 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, तो हम करेंगे +1 × 2, ठीक है, = +2, ठीक है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब दूसरा जो है हमने ब्रिज ड्रॉ करना है 0 से +5 तक। तो अब एक ब्रोमीन जो है वो क्या कर रहा है, +5 में जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 ब्रोमीन हैं यहाँ पर, तो वो 10 करेंगे, तो हम लिखेंगे -5 × 2,
ठीक है, तो वो -10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी हमने ये नहीं देखना कि ब्रोमीन बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, बस हमने ब्रिज ड्रॉ किया है और इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन जो है वो शो कर दिया ऊपर। ठीक है, फोर्थ वाला देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम पहुँचे हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन भी 10 हो जाएंगे, लॉस तो है ही 10। ठीक है, तो ये जब आपने 10 किया 5 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आपने रिएक्टेंट्स के साथ भी करना है और प्रोडक्ट्स के साथ भी करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के जब आप कर रहे होंगे, रिएक्टेंट्स के साथ करेंगे तो आपके पास 5 टू द 10 है। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के साथ आप 5 जो है वो करके और 2 भी लिखेंगे। ठीक है, यानी 5 टू द यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको ब्रोमीन को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, तो आप देखेंगे 5 टू द 10 हो गया, तो अब आपने यहाँ पे 10 लिख देना है। ठीक है, अब मींस कि आपने जो जहाँ से ब्रिज स्टार्ट हुआ था, जहाँ से ब्रिज एंड हुआ था, वो वाली चीज़ें कम्प्लीटली बैलेंस होनी चाहिए। उनके साथ हमने कोई भी कोएफिशिएंट इंस्पेक्शन मेथड वाला जो स्टेप है लास्ट वाला, उसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं लानी। यानी जिस जगह से एरो स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह से एंड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस गेन, ये सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। अब एक्सेप्ट जैसे कि अब ये रह गया, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमें कुछ लगाना पड़ेगा, यानी ये लास्ट स्टेप में होगा, ये भी लास्ट स्टेप में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कह दिया कि हम लगाएंगे 5 और उसको यहाँ पे भी 5 कर देंगे और यहाँ 10 कर देंगे। ठीक हो गया। अब इधर आ जाएं, अब ये तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। ठीक है, लेकिन एटम्स तो बराबर नहीं है ब्रोमीन के। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी आप 2 लगा दें। ठीक है, ये देखिए आपने 2 लगा दिया। ठीक है, अब हो गया ये ज़बरदस्त बैलेंस। अब लास्ट स्टेप में आ जाएं कि बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब देखें, पहले ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ 5, NaBr के साथ 10 और 2 के साथ NaBr पिछले स्टेप से लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब इनके साथ हम कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन चीज़ों के साथ हम कोएफिशिएंट्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकियों के साथ कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन मेथड से आप देखें, अब सोडियम जो है वो आपको प्रोडक्ट साइड पे 12 नज़र आ रहे हैं। ये देखें 10 सोडियम और 2 सोडियम 12, तो आप इसको यहाँ पर 12 कर देंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड है, देखते जाएं और उस बैलेंस करते जाएं। ठीक है, बाकी अब ब्रोमीन जो है वो देखें बैलेंस हो गया है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 10 और 2 12 और यहाँ पे 5 2 10 और ये 2 12, ये तो बराबर ही हैं। ठीक है, आप हाइड्रोजन देख लें, हाइड्रोजन जो है 12 है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब 6 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस। अब आपने सिंपल ब्रोमीन जो अलग अलग करके लिखा हुआ था हमने 2 दफ़ा, तो उसको इकट्ठा करके लिख लें, 6Br लिख लें और बाकी सबको इक्वेशन को इसी तरीके से लिख दें। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर पिछला जो हमने पेपर किया था उसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत थर्ड में मिस्टेक है भी, तो उसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, ताकि आपका जो है वो फाइनल में मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th का बी, प्रूव दैट P डैश इज इक्वल्स टू A बाय V स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है 3 पेपर्स के अंदर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स वहाँ पर हम आपके पास जो इक्वेशन आती है वो आती है P इज इक्वल्स टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपने प्रूव करना है A और V स्क्वायर, तो आपने जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, ये इक्वेशन आपने डिराइव की हुई है। ठीक है, वहाँ तक पहुँचे तो आप कहेंगे कि फॉर if n is equals to 1 mole। ठीक है, P dash is equals to AN square over V square if n is equals to 1 mole। ठीक है, ये 1 मोल होगा, तो अब फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी P डैश इक्वल्स टू A ओवर V स्क्वायर, फिर हम ये प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरीके से आपने प्रेशर करेक्शन वाले में आपने कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन 0.3 मोलल सोल्यूशन। तो ये सिंपल है आपके पास, ये देखें स्लाइड चेंज के साथ आया है, क्योंकि मोलैलिटी फाइंड आउट करना ऑलरेडी आपने 2013 के फर्स्ट पेपर में कर लिया हुआ था। तो अब उसमें तो मोलैलिटी फाइंड करनी थी और इसमें मोलैलिटी दी हुई है और मास ऑफ यूरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मास ऑफ यूरिया आपके पास है, मास ऑफ यूरिया आपने फाइंड आउट करना है। मास ऑफ वाटर है 100 ग्राम। ठीक है, जिसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्वेंट को हम केजी में पुट करते हैं मोलैलिटी में। ठीक है, और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको दी हुई है
0.3 मोलल। ठीक है, तो ये देखें यूनिट जो इसका है ना मोलल, उसको भी स्मॉल एम से शो करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल एम से ही शो करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए N2H4CO, यानी NH2C डबल बॉन्ड O और NH2, ये होता है यूरिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी केमिकल फार्मूला। तो N2H4CO, इसका आपने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया है, तो ये 60 आ गया। अब आपने मोलैलिटी का फार्मूला लगा देना है। तो ये हमारे पास मोलैलिटी का फार्मूला हो गया है। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़। 0.3 मोलर सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1/0.1 kg। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करेंगे इक्वेशन को फॉर मास ऑफ द सोल्यूट यानी यूरिया के लिए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम। तो लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन कर दें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप ऑलरेडी 2015 के सेकंड पेपर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 2016 का सप्लीमेंट्री सेकंड जो पेपर है उसका सी सेक्शन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, और आपने बहुत बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी करना है और रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, न्यूमेरिकल्स की, डेरिवेशंस की और बैलेंसिंग इक्वेशन की। ओके, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियत अता फरमाए, आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।